डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स उनके अंदर आते हैं, उनके एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखना है और किस प्रकार से आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका ब्लॉक है, पीरियड है या ग्रुप है आप एस ब्लॉक के अंदर बता सकते हैं और मैजिक नंबर के द्वारा कैसे जो हम इनके एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। दो चार और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली में था हमारा हलीना की रब से फरियाद, ऐसे हमने उसको याद किया था। इन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थे भी, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड में हमने पढ़ा था बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी या रोया, ठीक है। फिर जो है हम इसको ऐसे जो है बना लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इनके बारे में जितनी जानकारी थी हम थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट है भाई, सोडियम और मैग्नीशियम, इनको स्पेशली क्या बोला जाता है, ब्रिज एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, ब्रिज एलिमेंट्स। जो ये दो एलिमेंट हमारे फ्रेंशियम और रेडियम, ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये है हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। खास बात है भाई, एस ब्लॉक के अंदर जो सोडियम और मैग्नीशियम इनको ब्रिज्ड एलिमेंट्स या ब्रिज एलिमेंट्स बोला जाता है। फ्रेंशियम और रेडियम ये दोनों क्या हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और सीजियम जो है भाई हमारा, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के अंदर। जो आपने घर के ऊपर सोलर प्लेट देखी होंगी भाई, ठीक है, उसके अंदर जो फोटोवोल्टेइक सेल है ज्यादातर किसका यूज होता है, फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर सीजियम का होता है सोलर प्लेट के ऊपर। कारण क्या होता है इसका भाई, ड्यू टू लो वर्क पोटेंशियल, क्योंकि जो इनका वर्क पोटेंशियल है भाई वो क्या होता है, कम होता है। अब आप बोलोगे सर ये वर्क पोटेंशियल क्या होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ी है उसके अंदर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो वहां पे हम पढ़ते थे भाई वर्क पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए या करंट चाहिए या एनर्जी चाहिए या फिर सनलाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, वो हमारा वर्क पोटेंशियल होता है। इसको डिनोट करते थे हम W नोट से। क्लियर है? तो ये कुछ रियल फैक्ट है हमारे इस ग्रुप के बारे में। अब साथ के साथ क्या है, जब हम इस ग्रुप को पढ़ते हैं तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम अलोंग एक ग्रुप जाते हैं और अलोंग ए पीरियड जाते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे बना लेता हूं भाई, ऐसे इस तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होता है और इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। ये क्या हो गया भाई, अलोंग ए पीरियड हो गया है। जब हम क्या आते हैं, अलोंग ए ग्रुप आते हैं, ठीक है, इस तरफ क्या होता है, ये डिक्रीजिंग था, इस तरफ आ जाएगा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। तो जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये देखा गया यहां से जो ग्राफ था ये ऐसे आता है, मतलब है ये जो वैल्यूज हमारे, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात की जाए चाहे पोलराइजिंग पावर की बात की जाए, इनके ऊपर ऑलमोस्ट जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस डायरेक्शन के अलोंग। क्यों, रीजन क्या है इसका, देखो जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर बढ़ रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट है किसके क्लोज जाने लग रहा है भाई, ऑक्टेट के क्लोज जाने लग रहा है। अब ऑक्टेट के क्लोज जाएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, विच लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। दूसरी तरफ पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे को ट्रैक करना है, उसको क्या कंप्लीट करना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन डाउन द ग्रुप जब आते हैं आपको पता है साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगी, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी एलिमेंट की बढ़ेगी, जबकि जो उसकी पोलराइज करने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम डायगोनली आते हैं तो डायगोनली क्या देखा गया है, जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर इतना ज्यादा जो गैप बोल सकते हैं हम, एक प्रकार से इफेक्ट बोल सकते हैं, वो नहीं होता है। इसको बोल दिया जाता है आसान भाषा में डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोल दिया जाता है भाई, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है भाई डायगोनल रिलेशनशिप, द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स
which lies diagonally to each other is called diagonal relationship। मतलब वे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक दूसरे के डायगोनली आते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल सिमिलर हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं। उस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर 2 से 3 एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। हम इस यूनिट को ऐसे नहीं लेके चलेंगे जैसे बुक के अंदर अभी एकदम से रट लिया, हम फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे और उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आएंगे। तो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर, डायगोनल रिलेशनशिप बता दिया मैंने क्या है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए इसका काज क्या है, कि क्यों होती है डायगोनल रिलेशनशिप। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरफ जाते हैं और इस तरफ आते हैं। तो एक बात देखिए, इस तरफ जाते हैं जब आयनिक जो चार्ज है लेफ्ट टू राइट, आयनिक चार्ज क्या करता है, इंक्रीज, जबकि जो आयनिक रेडियाई है वो क्या करता है भाई, डिक्रीज करता है। अब आयनिक चार्ज बढ़ रहा है, आयनिक रेडियाई घट रहा है, इस वजह से क्या बढ़ती है भाई, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। क्या बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर, यानी डिक्रीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जब डाउन द ग्रुप आते हैं आयनिक चार्ज रिमेन सेम, क्योंकि भाई डाउन द ग्रुप जो आयनिक चार्ज है उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आयनिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज। अब यहां पे क्या हो रहा था, आयनिक चार्ज इंक्रीज हो रहा था, आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा था, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे थे, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही थी। लेकिन डाउन द ग्रुप जब आए, आयनिक चार्ज तो सेम रहना है, क्योंकि मान लिया मैं फर्स्ट ग्रुप ले लूंगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक ही लूज करना है, +1 चार्ज उसको शो करना है, लेकिन आयनिक रेडियाई लगातार क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो इस वजह से क्या क्रिएट हो जाती है उसके अंदर डायगोनल रिलेशनशिप, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको, बिकॉज दीज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या हो जाती है इनके बीच में, सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ ए डायगोनल रिलेशनशिप। रीजन क्या रहता है अभी उसका, कि उनकी एक दूसरे के साथ क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप। इस वजह से जो है वो क्या शो करते हैं, प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है, और ये क्या हो जाता है हमारा काज ऑफ ए डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो एक दूसरे के डायगोनली लाई करते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट, मैं हर बार यूज कर रहा हूं वर्ड ऑलमोस्ट का, बिल्कुल सिमिलर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है भी हमारा, मैं लिख देता हूं ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद ग्रुप 13, ग्रुप 14। अगर देखा जाए ग्रुप फर्स्ट के अंदर भाई मैं लिख लेता हूं पहले 2 एलिमेंट लिथियम और सोडियम को। अल्कली क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि अल्कली एक हाइड्रोजन नहीं लिखा हमने, क्योंकि हाइड्रोजन भाई मेटल के अंदर भी आता है, नॉन मेटल के अंदर भी आता है। यहां पर क्या होगा भाई, बेरिलियम मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या होगा हमारा बैंगन आलू, और यहाँ पे क्या होगा कटड़ा सिंगा। बाकी हम और जो वीडियोज आएंगी उसके अंदर भाई पूरा भी इनको याद करेंगे, ऑन द टिप्स याद करेंगे। फिलहाल हम केवल डायगोनल रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो जो लिथियम की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, जब पोलिंग स्केल के द्वारा मेजर किया गया, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 1.0। इसके डायगोनली कौन लाई कर रहा है हमारा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पोलिंग स्केल के ऊपर वो है 1.2। इसी तरह से जो बेरिलियम है, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पोलिंग स्केल के ऊपर 1.5 है। अब इसके डायगोनली कौन लाई कर रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है पोलिंग स्केल के ऊपर, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एग्जैक्ट सेम है 1.5। इसी तरह से बोरोन के डायगोनली कौन लाई कर रहा है, सिलिकॉन। तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के ऊपर, पोलिंग स्केल के ऊपर 2.0 वैल्यू, और सिलिकॉन की है 1.8। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सोडियम की होती है हमारी 0.9, अगर हम कार्बन की बात करें इसकी होती है 2.5। तो देखिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है।
अब डाउन द ग्रुप देखेंगे आप, हर एक के अंदर पोलिंग स्केल के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट रहा है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर घट रही है। तो ये क्या होगा भाई हमारा ग्रुप 1 का ग्रुप 2 के साथ डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टी, ग्रुप 2 की ग्रुप 13 के साथ और ग्रुप 13 की ग्रुप 14 के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। इसको क्या बोला जाता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। आई थिंक आपको ये पेयर्स अच्छे से जो है याद हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं वो प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की जो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विच रिजेंबल विद ए मैग्नीशियम। वो प्रॉपर्टीज वे लिथियम की जो किसके साथ मिलती हैं, मैग्नीशियम के साथ मिलती है। लिथियम की किसके साथ मिलती है, मैग्नीशियम के साथ मिलती है। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा भाई, जब एटॉमिक रेडियाई देखा गया लिथियम और मैग्नीशियम का, तो इनका एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। लिथियम की अगर बात करें एटॉमिक रेडियाई होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज होता है 1.364 एंगस्ट्रॉन, या 4 को हटा लीजिए, आप देखोगे ये 1.34 एंगस्ट्रॉन और ये है 1.36 एंगस्ट्रॉन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा भाई, दीज हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई। इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, लिथियम का कितना है 1.34 एंगस्ट्रॉन और मैग्नीशियम का कितना है 1.36 एंगस्ट्रॉन। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट भाई, जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट, जो आयनिक रेडियाई है, मतलब लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बनाता है, लिथियम पॉजिटिव, और मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या बनाता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये जो रेडियाई है ये अब एटॉमिक रेडियाई था जब वो न्यूट्रल था। आयनिक रेडियाई क्या होता है भाई, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जो आयनिक रेडियाई है इनका वो भी लगभग क्या मिला, सेम मिला। एटॉमिक रेडियाई तो सेम था ही, आयनिक रेडियाई भी क्या मिला, सेम मिला। कितना भाई, आयनिक रेडियाई कितने थे भाई, 0.76 एंगस्ट्रॉन एंड 0.72 एंगस्ट्रॉन। यानी लिथियम का जो आयनिक रेडियाई है 0.76 एंगस्ट्रॉन और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जो आयनिक रेडियाई वो 0.72 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इनका जो ये कैरेक्टर मैंने पहले ही बता दिया भाई, जो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। दीज हैव सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कितना है इनका, दैट इज 1.0 एंड 1.2। ये हमारा जो इनका सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही रेयरली रिएक्ट करते हैं भाई लिक्विड ब्रोमीन के साथ। बाकी एलिमेंट्स करते हैं तो क्या लिखेंगे, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट रेयरली विद लिक्विड ब्रोमीन। लिक्विड ब्रोमीन के साथ भाई ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। उसके बाद भाई फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि जो इनकी पोलराइजिंग पावर है, लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इनकी जो पोलराइजिंग पावर है, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो दीज हैव सेम पोलराइजिंग पावर। इनकी जो पोलराइजिंग पावर है भाई वो भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। इसके बाद कौन सा पॉइंट आ गया, ये फिफ्थ था, ये आ गया सिक्स्थ। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, बोथ ऑन डिकम्पोजिशन लिबरेट H2 गैस। बोथ ऑन डिकम्पोजिशन। अब बोथ ऑन डिकम्पोजिशन का मतलब क्या भाई, मान लिया लिथियम बना रहा है लिथियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो वो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, H2 गैस। यानी लिथियम हाइड्राइड को आप हीट करोगे वो भी H2 गैस लिबरेट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड को आप हीट करोगे वो भी H2 गैस लिबरेट करेगा। क्लियर है। इसके बाद सेवन, अगर दोनों को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो दोनों क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग विद ए नाइट्रोजन।
यानी N2। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम है नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा LiN। अब लिथियम +1 होता है भाई, नाइट्रोजन -3 होता है, क्रॉस करा दूंगा इसको। हमेशा इसका जोड़ क्या आना चाहिए भाई 0। जैसे हम बना देते हैं ना, कहीं Li3N लिख दिया, MgN2 लिख दिया फलाना, तो ये किस लिए होता है भाई, ये यहाँ के बेसिस पर होता है, चार्ज के बेसिस पर। ये जो जोड़ है इनका हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये +1 है, -3 है, तो जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आ रहा है हमारा -2, लेकिन ये जोड़ कितना आना चाहिए न्यूट्रल एलिमेंट में 0। तो इसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 मल्टीप्लाई बाई +1 तो कितना आएगा +3 -3, अब ये 0 है। सिमिलरली भाई मान लिया मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, Mg + N2 क्या बनाएगा Mg और N, Mg +2 नाइट्रोजन -3, इसको क्रॉस करा देंगे, 2 वाले को 3 से, 3 वाले को 2 से, तो Mg3N2। अब बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे लिथियम 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा जो ज़्यादा वाला उसको लेकर के चलना चाहिए भी, तो नाइट्रोजन पहले 2 से, लिथियम 6 हो गए 6 से। सिमिलरली मैग्नीशियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 मैग्नीशियम और 2 नाइट्रोजन, तो इस प्रकार से दोनों नाइट्रोजन के साथ क्या लिबरेट करते हैं भाई, नाइट्राइड बनाते हैं। क्लियर है। उसके बाद 8th पॉइंट भाई, बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड्स, दोनों जो है वो क्या बनाते हैं भाई, मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बस Li+O तो Li2O, Mg + O2 MgO, ठीक है। इस प्रकार से कैसे बनाया भाई, वही लिथियम +1 होता, ऑक्सीजन -2 होता, इसको क्रॉस करा दूंगा, फिर बैलेंस कर देंगे। LiO2 ऑक्सीजन को 2 से और इसको 4 से। उसके बाद आता भाई 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या हमारा, जो क्लोराइड बनाएंगे, चाहे लिथियम क्लोराइड बनाए चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए, तो क्लोराइड ऑफ बोथ अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन हॉट वाटर, बोथ अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन हॉट वाटर। गर्म पानी के अंदर अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो क्लोराइड होंगे दोनों के, वो हॉट वाटर के साथ क्या चले जाते हैं, उनका हाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा 10th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या है, बोथ आर डेलिक्विशेंट, बोथ आर डेलिक्विशेंट। अब ये डेलिक्विशेंट क्या होता है भाई, ब्रैकेट में लिख देता, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन एयर, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन एयर। मतलब अगर इनको हवा में खुला छोड़ दो तो एटमॉस्फेयर से किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस नेचर को क्या बोला जाता है अभी हमारा, डेलिक्विशेंट बोला जाता है। इसके बाद 11th आता है अभी हमारा, अगर हम बात करें भी कार्बोनेट्स की, फॉस्फेट्स की, ऑक्जेलेट्स की और सल्फेट्स की, मतलब लिथियम क्या बनाएगा Li2CO3, फास्फेट क्या बनाएगा Li3PO4, इस प्रकार से। तो चाहे कार्बोनेट हो, चाहे फॉस्फेट हो, चाहे ऑक्जेलेट हो, सल्फेट नहीं भाई, वहां पे फ्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। फ्लोराइड ऑफ बोथ आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या है भाई, पानी के अंदर जो है वो कम घुलते हैं। इसके बाद भाई 12th पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ भाई, नीचे जगह नहीं है। 12th पॉइंट हमारा कि जब ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो दोनों के हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, वीक होंगे, वीक बेस होंगे। हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ आर वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं भाई, जो लेट है, जैसे LiOH हो गया या मान लिया MgOH ट्वाइस हो गया, सोचा तो क्या जाता है, बाकी जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, लेकिन इनके जो बेस बनते हैं वो वीक होते हैं। रीजन क्या है भाई, हाई पोलराइजिंग पावर, जिस वजह से OH का जो रिलीज है वो लेट होता है और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, वीक बेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई 13th, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोज टू गिव ऑक्साइड, कि दोनों के अगर हम कार्बोनेट की बात करें, जैसे Li2CO3 है, अगर आप इसको हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2। इसी तरह से मान लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है 14th,
हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ डिकम्पोज टू गिव ऑक्साइड, कि दोनों के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो डिकम्पोज होकर के क्या देते हैं, ऑक्साइड। जैसे LiOH की बात करूं तो डिकम्पोज करते क्या बनाता है हमारा Li2O, प्लस में क्या निकल जाता है H2। इसी प्रकार से MgOH ट्वाइस है, क्या बनाता है MgO प्लस H2। बैलेंस कर देंगे भी इसको, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिथियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है। ये अपना बैलेंस हो ही गया है। MgO प्लस है, MgOH का ट्वाइस प्लस क्या निकल गया MgO प्लस का H2। इसको देख लेना भी, बैलेंस कर लेना। तो ये थे हमारी वो प्रॉपर्टीज जो लिथियम की किसके साथ मैच करती हैं, मैग्नीशियम के साथ। इसी प्रकार से अब हमने क्या बनाया था, लीना बेटा मांगे बैंगन आलू, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ। अब हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी जो लिथियम की डायगोनली मैग्नीशियम के साथ मिलती है। अब हम पढ़ेंगे बेरिलियम की वो प्रॉपर्टीज जो एल्यूमिनियम के साथ मिलती हैं। अब भाई आपको ये प्रॉपर्टीज अगर समझ में आ गई हैं तो आप ये प्रॉपर्टीज जो आसानी से पढ़ सकते हो। मैं इनको भी बोल करके आपके कल बता देता हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बेरिलियम और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की रिजेंबल करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज भाई, जो बेरिलियम एटम है वो स्मॉल होता है, इसलिए जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए क्या बनाता है भाई, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम भी जो है वो क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। मतलब है बाकी के जो एलिमेंट बच गए इन ग्रुप्स के, वो ज्यादातर कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं भाई, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा भाई, जो इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ये दोनों के दोनों जो है इनके ऊपर नाइट्रिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता। नाइट्रिक एसिड क्या होता है भाई, पैसिव होता है। क्यों भाई, क्योंकि बेरिलियम भी अपने ऊपर किसकी लेयर बना लेता है, ऑक्साइड भी, और एल्यूमिनियम भी अपने ऊपर किसकी लेयर बना लेता है, ऑक्साइड की। इसलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HNO3 वो भी इनके ऊपर क्या होता है भाई, पैसिव। पैसिव मतलब भाई वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो भी बेरिलियम ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दोनों का जो नेचर है, मतलब अगर हम बात करें BeO और Al2O3, दोनों का जो नेचर है वो कैसा होता है भाई, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब भाई अगर आप एसिड के अंदर डालोगे तो बेस का काम करेगा, और बेस के अंदर डालोगे तो एसिड का काम करेगा। जैसे बेरिलियम की बात करें हम, BeO है, अगर हम क्या डाल दे भाई एसिड के अंदर HCl, तो क्या होगा BeCl2 प्लस में क्या बनाएगा भाई, हमारा वाटर रिलीज कर देगा। दूसरी तरफ अगर इसी को हम NaOH के साथ मिला दें, अब HCl क्या था भाई, हमारा एसिड, NaOH क्या हमारा बेस, तो यहाँ पे भी क्या करेगा ये Na2BeO2 प्लस में क्या रिलीज करेगा भाई, H2। तो इनका नेचर कैसा है भाई, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर है। सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर बात करें, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, Al2O3 प्लस 6HCl क्या बना देगा, 2AlCl3 प्लस में 3H2। इसी प्रकार से अगर NaOH के अंदर डालेंगे तो Al2O3 प्लस 2NaOH क्या बनाएगा भाई, 2NaAlO2 प्लस में वही H2 निकल जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है भाई, बोथ डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि चाहे आप बेरिलियम को डालो NaOH के अंदर, चाहे आप एल्यूमिनियम को डालो NaOH के अंदर, दोनों डिजोल्व होकर के कौन सी गैस लिबरेट करते हैं भाई, एक प्रकार से H2 गैस लिबरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भाई, दोनों जो है क्या बनाते हैं, कार्बाइड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन के अंदर डाल देंगे, जैसे बेरिलियम कार्बाइड है भाई, बेरिलियम कार्बाइड, उसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बना देता है भाई, मीथेन प्लस BeO, बेरिलियम में ऑक्साइड बना देता है। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड को रिएक्ट करवाते हो भाई वाटर के साथ, ये भी मीथेन निकाल के यहाँ पे क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। मतलब है अगर कार्बाइड को हाइड्रोलाइज किया जाता है, बेरिलियम कार्बाइड है चाहे एल्यूमिनियम कार्बाइड है, तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं भाई, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जो एलाइड्स होंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के, वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ना कि पोलर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट भाई, जो क्लोराइड होंगे बोथ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के, वो क्या बनाते हैं भाई, ब्रिज बनाते हैं, जैसे BeCl2 ऐसे भी।
ऐसे ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। सेम एल्यूमिनियम भी ऐसे ही ब्रिज बनाता है भाई, इनको बोलते हैं हमें ब्रिज पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और भाई देयर एलाइड्स आर यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इनके एलाइड्स को किसके अंदर यूज किया जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो बेरिलियम के किसके साथ मैच करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ। आई होप आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस ज़िले से या फिर किस स्टेट से या किस कंट्री से हैं, ताकि हमें अच्छा लगे कि हमारे जो एक प्रकार से भी बोल सकते हैं वीडियोज़ है वो कहाँ तक पहुँच रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।